इधर सोशल मीडिया में आजकल अखंड भारत को लेकर कई तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं। कोई कहता है कि अफगानिस्तान में जिसे हम कंधार कहते हैं वो कभी गांधार था, जहां से गांधारी आई थी। कोई कहता है कि पेशावर ही कभी कैकई प्रदेश था, जहां से कैकई आई थी। सच क्या है? क्या ये सारे राज्य सभी भारतवर्ष के अधीन आते थे? ट्विटर पर अखंड भारत को लेकर तमाम तरह के नक्शे सामने आते हैं। संघ से जुड़े लोग जिस नक्शे को सामने रखते हैं और अखंड भारत को लेकर जो दावे करते हैं, उसके पीछे हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या हैं? हमने अखंड भारत से जुड़े ऐसे ही दावों की सबसे गहरी पड़ताल की। सच क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पूरा भारत, उसके जल, जंगल, जमीन, जानवर से मेरा हो सकता है आज कोई मेरे पास नहीं है, कल मेरे पास आ जाए। अखंड भारत की बात करते तो डरने की क्या बात है? लोग डर जाते हैं। कब होगा? डरना छोड़ देते तो होगा। अखंड भारत का नाम आते ही आपके दिमाग में जो पिक्चर उभरती है वो क्या है? चलिए कुछ कीवर्ड्स को समझते हैं। इंटरनेट पर एक शब्द को सर्च करिए, गांधार। सर्च का जो रिजल्ट आएगा उसमें लिखा होगा ये वो इलाका है जो आज के नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान और साउथ ईस्ट अफगानिस्तान में है। तो क्या गांधार ही आज का कंधार है? सोशल मीडिया में ऐसे और कई इलाकों को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं। क्या रावलपिंडी कभी तक्षशिला था? क्या पेशावर को कभी कैकेय कहते थे? क्या स्वात घाटी ही सुवास्तु था? क्या काबुल को बरसों पहले कुबा कहते थे? और अगर यह सब सच है तो क्या अखंड भारत का विस्तार अफगानिस्तान से आगे तक था? क्या इन इलाकों में ऐसे तमाम हिंदू और बौद्ध मंदिर थे जो अब खत्म हो चुके हैं? आज इन्हीं दावों का डिटेल्ड एनालिसिस हम आपके सामने रखने वाले हैं। बहुत ज्यादा थी। अखंड भारत आखिर है क्या? हिस्टोरियंस क्या मानते हैं? आरएसएस के लिए अखंड भारत का मतलब क्या है? कई अलग अलग थ्योरीज हैं। पहला कॉन्सेप्ट है 1947 के बंटवारे से पहले का भारत, जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक थे। दूसरा कॉन्सेप्ट है भारत के साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कुछ लोग भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका के अलावा थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और ईरान तक को अखंड भारत का हिस्सा मानते हैं। चर्चित इतिहासकार रोमिला थापर की किताब भारत का इतिहास में भारत के 16 प्रमुख राज्यों का जिक्र है। ये 600 ईसा पूर्व का नक्शा है जिसमें भारत की सीमा कंबोज और गांधार तक जाती है। जो देश है उसकी भूमि है फैली हुई थी। अखंड भारत को कई लोग आरएसएस का एजेंडा मानते हैं। देश में कई लोग इस थ्योरी को हवा देते हैं कि संघ और बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है अखंड भारत। आज के दौर में अखंड भारत की बात करना इलॉजिकल है, लेकिन संघ इसे लेकर अपनी अलग थ्योरी भी देता है। 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस मनाता है और संघ से जुड़े कई लोग अखंड भारत का एक नक्शा भी सामने रखते हैं। अखंड भारत का कॉन्सेप्ट संघ के लिए नया नहीं है। वीर सावरकर से लेकर संघ के दूसरे प्रमुख माधव, सदाशिव, गोलवलकर तक ने अखंड भारत की बात की। गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा, अफगानिस्तान
हमारा प्राचीन उपगण स्थान था। महाभारत के शल्य यहीं से आए थे। आधुनिक काबुल और कंधार प्राचीन समय में गांधार थे, जहां से कौरवों की मां गांधारी आई थी। यहां तक कि ईरान भी वास्तव में आर्यन था। हमने इसके हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिक, रिलीजियस और कल्चरल हर सबूत को खंगालने की कोशिश की। प्राचीन इतिहास की एक प्रामाणिक किताब है स्टडीज इन ज्योग्राफी ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया। इसके राइटर दिनेश चंद्र सरकार लिखते हैं, पुराणों में सप्त द्वीप का जिक्र है, यानी पृथ्वी में 7 द्वीप थे, जिसमें से एक था जम्बू द्वीप। इसे ही सुमेरु कहा गया। इसी जम्बू द्वीप को अखंड भारत के तौर पर सामने रखा जाता है। 1941 में पंडित पांडुरंग वामन की एक किताब आई थी, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। इसमें भी जम्बू द्वीप का जिक्र है। इस किताब में लिखा है, भारतवर्ष जम्बू द्वीप के अंदर था। प्राचीन काल में भारतवर्ष के अंदर कई सारे देश आते थे। आपने पूजा पाठ के दौरान एक मंत्र सुना होगा, जम्बू द्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे। उसमें भी भारत में रहने वालों की पहचान जम्बू द्वीप के लोगों के तौर पर रखी जाती है। हमारे पुराणों में भी जब हम पूजा करते हैं तो उसमें भी कहते हैं कि भरत खंडे जम्बू द्वीपे, ऐसा उल्लेख आता है पूजा करते समय। तो पूरी पृथ्वी यह 7 द्वीपों में विभाजित है। उसमें से एक है जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप में ये जो हमारे सार्क के देश है, यानी इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, ब्रह्मदेश है, कंबोडिया है, ये सारे देश जो है वो जम्बू द्वीप में आते हैं। आज आप कंबोडिया में जाएंगे आपको मंदिर मिल जाएंगे, आप आज इंडोनेशिया में जाएंगे तो आपको गरुड़ एयरलाइंस मिल जाएंगी। उनकी जो करेंसी है उसके ऊपर में भी भगवान गणेश का चित्र मिल जाएगा। तो आज उनका धर्म चाहे वो मुसलमान धर्म के हो, लेकिन वो आज भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। तो जम्बूद्वीप यानी इन सारे राष्ट्रों का एकत्रीकरण यानी जम्बूद्वीप था। जिस भारतवर्ष की बात संघ करता है, राइट विंग के राइटर्स करते हैं, तमाम इतिहासकार उस पर अपनी मुहर लगाते हैं। इसकी सीमा ईरान, अफगानिस्तान के हिंदकुश से लेकर अरुणाचल तक और कश्मीर से लेकर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक बताई जाती है। पहले अफगानिस्तान की बात करते हैं, जिसे आज हम कंधार के नाम से जानते हैं। वो कभी गांधार और कंबोज हुआ करता था। इस पूरे क्षेत्र में कभी हिंदू शाही और पारसी राजवंश का शासन था। मशहूर इतिहासकार आरसी मजूमदार अपनी किताब एन एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं, भारत का विस्तार काबुल वैली में कंबोज, गांधार और आसपास के इलाकों तक था। इसी किताब में आगे वो लिखते हैं, जिसे आज हम काबुल के नाम से जानते हैं, वहां कुबा नदी बहती थी। आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, जिसे हम स्वात घाटी कहते हैं, वहां सुवास्तु नदी बहती थी। ये सप्त सिंधु के अलग अलग हिस्से थे, मतलब लैंड ऑफ 7 रिवर्स। इन तमाम इलाकों तक भारत का विस्तार था। पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था ही, जिसे आज हम तक्षशिला कहते हैं। वहां कभी मौर्य वंश का शासन था। तक्षशिला में आज भी बौद्ध कल्चर से जुड़े तमाम मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं। श्रीलंका के बारे में मान्यता है कि भगवान राम ने उसे जीतकर भारतवर्ष का एक जनपद बना लिया था। चोल के समय में श्रीलंका चोल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं पहले ब्रह्मदेश कहा जाता था। अशोक के काल में म्यांमार बौद्ध धर्म और संस्कृति का सेंटर बन गया था। कंबोडिया भी भारत का ही एक उपनिवेश था। कहते हैं प्राचीन काल के कंबोज देश को पहले कंपूचिया और बाद में कंबोडिया कहा जाने लगा। इंडोनेशिया की खास बात यह है कि यहाँ मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन इसी के एक द्वीप बाली के लोग आज भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं।
मलेशिया के बारे में कहते हैं कि वो भारत के मलय प्रायद्वीप के अंडर में आता था। थाईलैंड भी पहले मलय का हिस्सा था। प्राचीन काल में थाईलैंड को श्याम देश के रूप में जाना जाता था। वक्त के साथ ये सभी आजाद होते गए, अलग देश बनते गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो कुछ साल पहले ही अलग हुए हैं। यानी एंशिएंट हिस्ट्री में जिसे भारतवर्ष कहते थे, जहां तक उसका विस्तार था, उसकी तुलना में आज के भारत की सीमा बहुत कम है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देश को एक बार फिर से अखंड भारत बनाने की जिस आइडियोलॉजी पर संघ काम करता है, क्या वो संभव है? संघ के नेता और अखंड भारत को लेकर अब तक देश में सैकड़ों लेक्चर दे चुके अमोल उसदकर क्या कहते हैं, सुनिए। भूमि का विभाजन नहीं हो सकता। भूमि का संबंध उसके इतिहास से है, हमारी संस्कृति से है। इसलिए संस्कृति का विभाजन नहीं हो सकता। कुछ लोगों की कहीं पर संख्या ज्यादा रहेंगी, कुछ लोग कहीं पर अल्पसंख्यक रहेंगे, लेकिन भूमि का इतिहास बदला नहीं करता, भूमि की संस्कृति बदला नहीं करती। उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों की संस्कृति एक है। आज पाकिस्तान अलग हो चुका है, आज श्रीलंका अलग हो चुका है, आज ब्रह्मदेश अलग हो चुका है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, भारतवर्ष की संस्कृति, भारत खंड की संस्कृति, यह संस्कृति एक है। इसलिए धर्म किसी का कौन सा भी हो, लेकिन अगर उसकी संस्कृति एक है तो उनके इसका कारण है कि उनके पूर्वज भी एक हैं, उनकी जय और पराजय की भावनाएं भी एक है। इसलिए हम कहते हैं कि लोग उनका धर्म अलग चाहे हो, लेकिन उनकी संस्कृति एक है। इसलिए ये पूरा राष्ट्र एक है, ये अखंड भारत है। मौजूदा वक्त में लोग आरएसएस की आइडियोलॉजी को रिजेक्ट कर देते हैं कि भारत और पाकिस्तान कभी एक हो सकते हैं। कुछ लोगों को यह बात सही भी लगती है, लेकिन संघ के लोग इसके पीछे अपना तर्क रखते हैं।